प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से, पूरी तल्लीनता से पढ़ाई जारी किए हुए हैं। हम लोगों ने अभी किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि पर ही आधारित हमारी एक्सरसाइज है 3.5। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर ही दिए गए। आइए हम इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है x - 3y - 3 = 0। दूसरा इक्वेशन दे रहे हैं 3x - 9y - 2 = 0। ऐसे क्वेश्चंस को करने के पहले हम लोगों को यह जानना विशेष रूप से आवश्यक है, हालांकि हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, कि इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं, किसी भी इक्वेशंस में वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं, चर के जो गुणांक हैं, उन गुणांकों के संबंधों के आधार पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन देगा या कोई इक्वेशन इनफाइनाइटली सोल्यूशन देगा या फिर कोई इक्वेशन कब नो सोल्यूशन की स्थिति में होएगा। एक बार आइए इसे रिवाइज करते हैं। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यानी अद्वितीय हल मिलता है। ऐसे इक्वेशन जो होते हैं कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होते हैं, यानी संगत समीकरण होते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखते हैं यूनिक, यानी जबकि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करें तो वहां पर यूनिक सोल्यूशन की स्थिति हमें मिलती है। दूसरा, व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी अपरिमित हल मिलते हैं। और ये भी इक्वेशन कैसे होते हैं? कॉन्सिस्टेंट, यानी संगत समीकरण होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करें, ठीक ना, तो उस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अपरिमित हल मिलते हैं। तीसरा, व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वहाँ पर हमें कोई हल नहीं मिलता था, यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी। और यह इक्वेशन जो होते थे वो इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, यानी असंगत समीकरण होते थे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इन्हें 2 पैरेलल लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, यानी जब 2 पैरेलल लाइंस होंगी तो उनका इक्वेशन ऐसा होगा और वहाँ पर कोई भी हल आपस में नहीं मिलेगा। इसी आधार पर आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। अब देखें, यहाँ पर x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यानी a1 = 1, b1 = -3 एंड c1 = -3। देख रहे हैं? ऐसे ही a2 = 3, b2 = -9 एंड c2 = -2। ठीक। अब इसके बाद इन कोफिशिएंट्स के रिलेशंस को देखते हैं। a1/a2 1/3, b1/b2
-3/-9, इसे हम लोग 3 3 जा 9 -1/-3 यानी 1/3। अब आप देखिए A1/A2 का जो रिलेशन 1/3 है वही B1/B2 का भी रिलेशन आ रहा है 1/3, और ऐसे ही C1/C2 -3/-2 यानी 3/2। तो इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं हियर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और अगर यह कंडीशन है तो आप देखिए इसमें जो तीसरा पार्ट दिया जा रहा है, थर्ड, यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर कोई भी हल नहीं मिलेगा। और जब कोई भी हल नहीं मिलेगा तो हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है। दिया जा रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो उसी टाइम पे मेरे को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ज्ञात करना है। और चूंकि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसलिए हम लोग यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। अब आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इक्वेशन दिया जा रहा है 2x + y = 5। तो 5 को हम इक्वल साइड चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2x + y - 5 = 0, ये होगा। दूसरा इक्वेशन दे रहा है 3x + 2y = 8। तो इसे भी 8 को हम इक्वल साइड चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, हो जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। अब इसमें x और y दोनों वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट दिए जा रहे हैं, जो गुणांक दिए जा रहे हैं, a1 = 2, b1 = 1, c1 = -5, ऐसे ही a2 = 3, b2 = 2, c2 = -8। अब इसके बाद देखते हैं कि a1/A2 यानी 2/3, b1/B2 यानी 1/2। अब देखिए a1/A2 2/3 इज नॉट इक्वल टू b1/B2's वैल्यू ऑफ 1/2। तो इस कंडीशन में जब a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2 तो कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी अद्वितीय हल मिलेगा। और जब अद्वितीय हल मिलता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करना है। अब आइए देखते हैं, हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे के बारे में बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। क्या बताया था? पहली चीज़, ये दोनों इक्वेशन दिए जा रहे हैं 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। तो ध्यान दीजिए इसमें x वेरिएबल लिया, फिर y वेरिएबल्स लिया, और चूंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं इसलिए इन्हें 1 ले लिया। अब इसके बाद हमने उसमें क्या बताया था कि 23/12 यानी 2 3 1 2। सेकेंड स्टेप में क्या है, y यानी 1 और 2। थर्ड स्टेप में -5 और -8, और ऐसे ही फर्स्ट स्टेप में क्या है 2 और 3, और सेकंड में फिर वही ये 1 और 2। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर एरो लगा देते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये x/1 × -8, ठीक, और ऐसे ही इसमें -5 × 3 और फिर 2 × 2।
फिर नीचे से ऊपर की ओर माइनस, अब इसका जो गुणनफल आया उसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू -5, फिर ऐसे y में -8 इंटू 2, ऐसे ही इसमें 3 इंटू 1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 जा 8 और 5 2 जा 10, तो यानी -8 + 10 y, 5 3 जा 15 -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16 एंड 1/2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। ये आया x/2, y/1 और 1/1। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते थे, इसमें फर्स्ट x/2 को थर्ड 1/1 से तिर्यक गुणा कराएंगे, ठीक ना। और अगर ये तिर्यक गुणा कराए तो क्या हो जाएगा, x = 2, ठीक। और ऐसे ही y/1 में 1/1 को जब तिर्यक गुणा कराते हैं तो ये क्या आ जाएगा, y = 1, यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। यही आंसर भी हो जाएगा। और आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, x की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में और y की इस वैल्यू को इक्वेशन में रख के देख सकते हैं कि यह रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब आइए इसी तरीके से करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है पहला इक्वेशन 3x - 5y = 20, दूसरा इक्वेशन 6x - 10y = 40। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3x - 5y - 20 = 0, दूसरा 6x - 10y - 40 = 0। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। a1 = 3, b1 = -5, c1 = -20, a2 = 6, b2 = -10, c2 = -40। a1/a2 3/6 यानी 1/2, b1/b2 -5/10 ये भी = 1/2, c1/c2 -20/-40 = 1/2। चूँकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, चूँकि ये भी हाफ है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, इसलिए यह इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है, यानी अपरिमित हल देता है। यह यहीं कंप्लीट होता है। आइए अब इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन दिए जा रहे हैं x - 3y - 7 = 0 और 3x - 3y - 15 = 0। तो a1 = 1, b1 = -3, c1 = -7, a2 = 3, b2 = -3, c2 = -15। सो a1/a2 1/3, b1/b2 -3/-3 = 1। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन यानी अद्वितीय हल। और जब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तो उसे हम फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, वेरिएबल्स x, y और ये कांस्टेंट टर्म को 1 लिखा, फिर इसके बाद वही 23 12 यानी 2 3 1 2, सेकेंड में -3 थर्ड में -7 -15, फर्स्ट में 1 और 3 और सेकेंड में -3 3। इसके बाद ऊपर से ये एरो लगाते हैं, -3 इंटू -15 -7 इंटू 3 1 इंटू -3। अब इसके बाद एरो नीचे से ऊपर की ओर, -3 इंटू -7 माइनस के साथ, फिर
-15 इंटू 1 और फिर -3 इंटू -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 3 जा 45 माइनस माइनस प्लस और 7 3 जा 21, 45 माइनस 21 इक्वल टू y इक्वल टू 7 3 जा -21 और ये माइनस माइनस प्लस 15 और इक्वल टू 1/-3 प्लस 9, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये आया x/45 माइनस 21 इक्वल टू 24 यानी x/24, फिर -21 प्लस 15 यानी y/-6 इज इक्वल टू 1/6। अब ध्यान दीजिए ये पहले और तीसरे x/24 इज इक्वल टू 1/6। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/6 यानी x इक्वल टू 4। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड को देखते हैं, y/-6 इक्वल टू 1/6। अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6/6 इज इक्वल टू -1। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई -1। यही आंसर भी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। यानी a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कि हम लोगों ने अभी इसके पहले किया कि अगर कोई भी दो इक्वेशंस अपरिमित रूप से हल दे रहे हैं यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो उनका मान कैसे ज्ञात करें। अब यह क्वेश्चन जस्ट उसका अपोजिट है। मतलब इसमें इक्वेशंस दिए जा रहे हैं, उनमें a और b की वैल्यू ज्ञात करना है जिस पर कि वो इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने वाले हों, अपरिमित रूप से अनेक हल देने वाले हों। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इक्वेशंस दे रहे हैं 2x + 3y = 7, तो इसे स्टैंडर्ड रूप में हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 = 0। सेकेंड इक्वेशन दे रहा है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो इसे जो है इक्वल साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करते हैं a - b × x + a + b × y - 3a + b - 2 = 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें a और b की वैल्यू ज्ञात करते हैं। a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7। ऐसे ही a2 = x का कॉफिशिएंट क्या है a - b, तो a2 = a - b, b2 = a + b और c2 = -3a + b - 2। हम जानते हैं कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने होते हैं तो वहाँ पर कॉफिशिएंट्स के रेशियो यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। a1/a2 यानी 2/a - b, b1/b2 3/a + b, c1/c2 -7/-3a + b - 2। अब इसके बाद हम a1/a2 = b1/b2 लेते हैं, तो देखते हैं 2/a - b = 3/a + b। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 2b, ऐसे ही 3a - 3b यानी 2a + 2b = 3a - 3b। अब इसके बाद हम लोग पहला और यानी a1/a2 और c1/c2 लेते हैं, तो 2/a - b = -7/- ब्रैकेट में 3a + b - 2। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करेंगे तो 2 3 जा
6a 2b प्लस 2b और माइनस 2 2 जा 4, और ये माइनस साइन जो है उसे ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं अभी। फिर उसके बाद -7 इंटू ए इक्वल टू -7 और -7 इंटू बी माइनस माइनस प्लस 7b। अब ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये -6a, ये प्लस माइनस हुआ 2b और ये प्लस होगा +4, यानी -6a - 2b + 4 इक्वल टू -7a + 7b। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चूँकि इस स्टेप को पहले लेते हैं और उसमें क्या 2a + 2b = 3a - 3b, a को इक्वल साइड इधर चेंज करते हैं और b को इक्वल साइड उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2a - 3a = -3b और इधर से इधर जाएगा तो -2b। अब -2a - 3a, 3a से 2a माइनस करेंगे तो a आएगा और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 5b, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 5b। ऐसे ही अब ये दूसरा इक्वेशन लेते हैं, यानी a1/a2 = c1/c2 का जो आया, इसके आधार पर -6a - 2b + 4 = -7a + 7b। -6a -7 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो +7a हो जाएगा, -2b और जब +7b को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो -7b हो जाएगा, और ये 4 इक्वल साइड गया तो -4, तो ये आ गया -6a + 7a - 2b - 7b = -4। अब इसमें से -6a + 7a = a माइनस ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा -9b, यानी a - 9b = -4। ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक। अब इसके बाद यह जो a की वैल्यू आई, इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं, पुटिंग a = 5b इन a - 9b = -4 में, तो ये हुआ a के स्थान पर 5b - 9b = -4, तो ये 5b - 9b = -4 इक्वल टू -4, तो b = -4/-4 = 1, तो यानी b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब v की यह वैल्यू जो है हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, पुटिंग b = 1 इन a = 5b, तो a = 5b में b = 1 रखेंगे तो a = 5 × 1, यानी 5 × 5, तो क्या हुआ a = क्या आया 5 और b = क्या आया 1। तो अगर इस इक्वेशन में a = 5 और b = 1 रखते हैं तो इनका जो सोल्यूशन प्राप्त होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होएगा। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, अगर हम लोग a = 5 और b = 1 इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक। अब आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में दिया जा रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो अभी इसके पहले जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। इसमें जो इक्वेशंस दिया जा रहा है 3x + y = 1, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3x + y - 1 = 0। दूसरा दे रहे हैं 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। तो 2k + 1 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2k - 1 × x + k - 1 × y माइनस 2k + 1 = 0। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें a1 = 3, b1 = 1, c1 = -1, a2 = 2k - 1, b2 = k - 1 और c2 = -2k + 1। तो a1/a2
यानी 3/2k - 1, b1/b2 1/k - 1, c1/c2 -1/- ब्रैकेट में 2k + 1। तो ध्यान दीजिए ये ऊपर और नीचे दोनों माइनस है, तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक है। फॉर नो सोल्यूशन, माने जब किसी भी इक्वेशन में कोई भी हल ना मिले तो उसकी कंडीशन क्या होती है कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन की, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तब की कंडीशन होती है जबकि कोई हल नहीं मिलता है। तो उसी कंडीशन पर यह तीनों वैल्यू को हमें प्रूव करना है, यानी 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। ये माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक। तो इस आधार पे अब हम लोग देख सकते हैं कि 3 इंटू, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो 3 × k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1 × 1, तो वही आएगा। और दूसरा, इसमें भी अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही हो जाएगा 2k + 1। ठीक, बात समझ में आई। अब इसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, और इधर k - 1 जब आप -2k को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये k - 2k हो जाएगा, और इस -1 को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो यानी k - 2k इज नॉट इक्वल टू 1 + 1। तो ये k - 2k इक्वल टू -k इज नॉट इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू -2। तो यानी k इक्वल टू 2, यह इसके बराबर k इक्वल टू -2k नहीं है। यानी k की वैल्यू 2 अगर इसमें होती तो यानी c1/c2 इक्वल हो जाता, लेकिन k की वैल्यू दोनों स्थानों पर इक्वल नहीं है। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन इफ k इक्वल टू 2। यानी अगर इस इक्वेशन में k इक्वल टू 2 आप रख देते हैं तो जो भी सोल्यूशन मिलेगा उसका कोई हल नहीं होएगा। ठीक। अब आइए इसी तरीके से हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। इक्वेशन दे रहे हैं 8x + 5y = 9, ये आपका इक्वेशन हो गया 1, और 3x + 2y = 4, ये हो गया इक्वेशन 2। पहले हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से x की वैल्यू को निकालने के लिए 8x + 5y = 9, तो 5y को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8x = 9 - 5y, तो x = 9 - 5y/8, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x = 9 - 5y/8 इन इक्वेशन 2। इस सेकेंड इक्वेशन में x के स्थान पर हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये है 3x, यानी 3 × 9 - 5y/8 + 2y = 4। तो 9 3 जा 27, और 9 3 5 जा 15y, 27 - 15y/8 + 2y = 4। 8 एलसीएम लेते हैं, ठीक ना, तो ये हो गया 8 1 जा 27 - 15y + 8 1 जा 8, 8 2 जा 16y = 4। तो 27 और 15y माइनस में है और 16y प्लस में है, तो ये आया y। 27 + y = 8, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, तो y = 32 - 27 = 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। तो इस 5
की वैल्यू y की वैल्यू जो 5 आई है इसे हम इक्वेशन 3 में रखते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5 y की वैल्यू रखा बाई 8, तो 9 माइनस 5 5 जा 25 बाई 8, तो 25 और 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -16 बाई 8 2 जा 16 -2, तो यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 ये आ गई बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बाद हम लोग इसी को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि से निकालते हैं। तो पहले तो ये इक्वेशन जो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब x वेरिएबल लिया, फिर y वेरिएबल लिया, और ये लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट है इसलिए 1 लिया, फिर वही 23 12 23 12 का मेथड लगाते हैं, तो 23 यानी 2 सेकेंड ये है और ये है, यानी सेकेंड में 5 और 2, और फिर थर्ड में -9 और -4, 12 यानी पहला 8 और 3, और इसी तरीके से फिर सेकेंड 5 और 2। ठीक, अब इसे ऊपर से नीचे एरो लगाएंगे तो ये हो गया 5 इंटू -4, फिर -9 इंटू 3, और फिर 8 इंटू 2, फिर उसके बाद ये नीचे से एरो लगाएंगे तो ये हो गया -2 इंटू -9, y में हो गया -4 इंटू 8, और 1 के नीचे हो गया 3 इंटू 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 4 जा 20 -20, और 9 2 जा 18 प्लस 18, 9 3 जा 27 -27, और 4 8 जा 32 माइनस माइनस प्लस 32 इक्वल टू 8 2 जा 16 और 3 5 जा 15, -20 प्लस 18 x बाई -2, -27 प्लस 32 y बाई 5, और ये 1/1। और अगर C1 बाई C2 का रेशियो 1/1 आता है तो जो x बाई और y बाई होगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ x बाई क्या है -2, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, और y बाई 5 तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखिए कि चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालिए वहाँ भी x इक्वल टू -2, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x इक्वल टू -2, और यहाँ भी y की वैल्यू 5 और इससे भी y की वैल्यू 5। ठीक, इस तरीके से यह क्वेश्चन लग जाएगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया जा रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। पार्ट फर्स्ट में दे रहा है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 and hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमने माना कि फिक्स्ड चार्ज x रुपये और चार्जेज प्रतिदिन का जो है वो y रुपये है। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹x एंड चार्जेस पर डे बी ₹y। तो जैसा क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसके अनुसार बाय द गिवन कंडीशन x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ये इक्वेशन 1 हुआ, एंड x प्लस 26y इक्वल टू 1180, यह इक्वेशन 2 हुआ। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2,
तो इक्वेशन 2 है x प्लस 26y इक्वल टू 1180 माइनस x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो ये प्लस है माइनस किया, ये प्लस है माइनस किया, ये प्लस है माइनस किया, तो इस तरीके से x प्लस और माइनस ये कट जाएगा और 26 माइनस 20 इक्वल टू 6y इक्वल टू 1180 माइनस 1000 इक्वल टू 180। तो 6y इक्वल टू 180 आया। तो y इक्वल टू 180 बाई 6 इक्वल टू 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई 30। तो इस y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है x प्लस 20y, तो यानी x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600, 20 30 जा 600, तो x इक्वल टू क्या हो गया 400। यानी फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं 400 रुपये, चूँकि x की वैल्यू 400 है और x क्या है फिक्स्ड चार्ज है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹30, यानी y क्या है चार्जेज पर डे ₹y। तो y की वैल्यू 30 आई, इसलिए कॉस्ट ऑफ फूड पर डे 30 रुपये का होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, अब आइए इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में दिया जा रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें माना कि फ्रैक्शन जो है वो x/y है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में दी जा रही है उसके अनुसार कि अगर न्यूमरेटर से 1 माइनस करते हैं, यानी x/y फ्रैक्शन है, और न्यूमरेटर से अगर 1 माइनस करते हैं तो ये 1/3 के इक्वल होता है, यानी x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये 3 इंटू x माइनस 1 और y इक्वल टू y। तो ये हुआ 3x माइनस 3 इक्वल टू y। y को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हुआ। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो 1/4 हो जाता है, यानी x/y y में 8 ऐड किया इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये 4x इक्वल टू y प्लस 8, यानी 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वही 23/12 को अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ थर्ड क्या है, तो यहाँ सेकंड क्या है, y -1 -1। थर्ड क्या है -3 -8। फर्स्ट क्या है 3 और 4। सेकंड क्या है -1 -1। ठीक, ये एरो ऊपर से नीचे की ओर लगाया और फिर ऐसे ही नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू -8 इक्वल टू 8 और -3 x/8 -3। वैसे ही 4 3 जा 12 -12 और प्लस 8 3 जा 24। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -12 प्लस 24 इक्वल टू 1/-3 माइनस माइनस प्लस होगा +4। तो ये आया x/8 -3 इज इक्वल टू y/-12 + 24 इक्वल टू 1/-3 + 4।
तो हमने पहले ही बताया था कि जब C1/C2 1/1 होता है तो x बाई जो भी होगी वही x की वैल्यू हो जाएगी और y बाई जो भी वैल्यू होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस आधार पर x = 5 और y = 12, ठीक ना। और x बाई y फ्रैक्शन है, हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाई y इज इक्वल टू 5/12। तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, 5/12 होगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक। अब आइए इसी तरह करते हैं क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो इसमें हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि करेक्ट क्वेश्चन x है और इनकरेक्ट क्वेश्चन y है। लेट यस answer x questions correctly and y questions incorrectly, यानी yes x सही क्वेश्चन करता है और y गलत क्वेश्चन करता है। तो दी गई कंडीशन के अनुसार हो जाएगा 3x - y = 40 इक्वेशन 1 एंड सेकेंड 4x - 2y = 50 इक्वेशन सेकेंड। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये वेरिएबल्स y हैं, ये 2 है, ये y है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरिएबल 2 इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, तो 2 × 3 = 6x एंड -2y = 42 × 80। 4x - 2y = 50, प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस किया, प्लस का माइनस किया, तो इस तरीके से 6x - 4x = 2x और ये प्लस -2y ये कट जाएगा इक्वल टू 80 - 50 = 30। x = 30/2, x = 15। x की यह 15 वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं इसमें, तो ये है 3x - y = 40, तो x के स्थान पे 15 रखेंगे। पुटिंग x = 15 इन इक्वेशन 1, तो 3 × 15 - y = 40, तो -y = 40, 15 × 3 = 45, -45, -y = -5, y = 5, यानी x = 15 और y = 5। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट आर, x और y दोनों को जोड़ दें जो सही और गलत आंसर क्वेश्चंस हैं, तो जो सही और गलत क्वेश्चंस हैं उन दोनों को संख्याओं को जोड़ दें, यानी x + y = 15 + 5 = 20। तो टोटल क्वेश्चंस कितने आए थे, 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इस तरीके से यह कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में दिया जा रहा है, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway. One car start from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? यानी दो कार अलग अलग स्थानों से चलना स्टार्ट करती हैं और जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं और फिर जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, तो वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं, जब एक दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद दोनों कारें मिलती हैं और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। तो मैंने माना कि स्पीड
ए कार की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है और बी कार की स्पीड जो है, जो बी स्थान से चलने वाली कार है, उसकी स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। लेट फ्रॉम ए प्लेसेस स्टार्टिंग द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी प्लेसेस स्टार्टिंग द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट, व्हेन टू कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों कारें एक दिशा में चलती हैं तो आप देखिए यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। ए से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार चलती है और बी पॉइंट से y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार चलती है। दोनों कारें 5 घंटे बाद पॉइंट पी पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो आगे देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कार इक्वल टू ए पी, ए इंटू पी, यानी ए क्या है, x है, तो x इंटू 5, p बराबर क्या है 5 आवर, तो x इंटू 5 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी कार इक्वल टू बी पी, b क्या है y और p क्या है 5, y इंटू 5 किलोमीटर। चूंकि ए बी इक्वल टू 100 किलोमीटर, a से b की डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। ए पी से बी पी को अगर माइनस कर दें तो ये 100 किलोमीटर होगा, यानी ए पी माइनस बी पी इक्वल टू 100 किलोमीटर। और ए पी कितना है 5x, तो यानी ए पी इक्वल टू 5x माइनस बी पी इक्वल टू 5y इक्वल टू 100 किलोमीटर। 5 अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया x माइनस वाई, और 5 जो है 100 को डिवाइड करेगा तो 25 जा 100, तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20 किलोमीटर। ये इक्वेशन 1 बना। आइए अब देखते हैं केस सेकेंड, व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों कारें आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो a और b के बीच की डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। a पॉइंट से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार चलती है और b पॉइंट से दूसरी कार y किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है। दोनों 1 घंटे बाद यानी Q पॉइंट पर मिलती हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कार इक्वल टू ए क्यू, यानी a क्या है x है और q क्या है 1 आवर, यानी x इंटू 1 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी कार इक्वल टू बी क्यू, b क्या है y और q क्या है 1, तो y इंटू 1 किलोमीटर। चूँकि ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, यानी चूँकि ए बी इक्वल टू 100 किलोमीटर और ए बी इक्वल टू क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू। इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में ऐड कर देंगे तो ए बी आ जाएगा, यानी ए बी को ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 100 में लिख सकते हैं। अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर, ये इक्वेशन 2 हो गया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो देखें 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 20 और सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यानी ये x और ये x 2x हो गया और ये प्लस माइनस y है ये कट जाएगा, तो ये 100 प्लस 20 इक्वल टू 120, देन x इक्वल टू 120 बाई 2 इक्वल टू 60 किलोमीटर। पुटिंग इन इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 60, तो अगर हम इक्वेशन 2 में रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, x की वैल्यू अगर 60 यहाँ रख देते हैं तो 60 प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 100, देन y इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए x क्या है a स्थान से चलने वाली कार की स्पीड है, ठीक ना, तो स्पीड ऑफ x इज 60 किलोमीटर चूँकि x की वैल्यू 60 आई है, एंड स्पीड ऑफ y इज 40 किलोमीटर चूँकि y की वैल्यू 40 आई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही लगा सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4 का ही 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट में दिया जा रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ increased by 3 unit,
if we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो यानी किसी आयत के एक बार लंबाई और चौड़ाई को कम किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में 9 यूनिट्स कमी आती है, और दूसरी बार जब उस आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 यूनिट की वृद्धि की जाती है तो उसकी एरिया जो है वो 67 यूनिट से बढ़ जाती है। तो ऐसे आयत की विमाओं को ज्ञात करना है। तो हमने इसके पहले ये माना कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, यानी किसी भी आयत की लंबाई जो है माना वो x है और माना उसकी चौड़ाई जो है वो y है। तो एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई। अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन लेंथ को 5 यूनिट्स कम करेंगे यानी x माइनस 5, और ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करेंगे यानी y प्लस 3 इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई माइनस 9। चूँकि वो एरिया जो है उसकी 9 स्क्वायर से कम हो रही है तो ये आया x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब x को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, फिर x को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x, फिर माइनस 5 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y, फिर माइनस 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। इस एक्स वाई को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये दोनों कट जाएंगे। 3x माइनस 5y माइनस 15 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। तो ये आया 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15 इक्वल टू 6। यह इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन जो दी जा रही है, सेकेंड टाइम्स अगर हम लेंथ में 3 इंक्रीज़ करते हैं यानी x प्लस 3 और ब्रेथ में 2 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं यानी y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, यानी 67 स्क्वायर उसकी एरिया बढ़ जाती है। वैसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई को इक्वल साइड चेंज करेंगे और 6 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो दोनों ये वैल्यू माइनस और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो एक्स वाई कट जाएगा। ये आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 इक्वल टू 61, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और इक्वेशन 2 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब देखिए अगर इसमें कोई भी वेरिएबल चाहे x को x के इक्वल करें तभी ये सॉल्व होगा या y को y के इक्वल करें, ठीक ना। इस कंडीशन में अगर हम y को इक्वल करना चाहें तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15 और 3 को यानी इक्वेशन 2 में 3y को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 5 3 जा 15 y वेरिएबल्स इक्वल होंगे। और फिर इसको ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 5 देन एडिंग बोथ इक्वेशन। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 6 3 जा 18। ऐसे ही इक्वेशन 2 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10x, 2 3 जा 15y इक्वल टू 61 5 जा 305। तो इस तरीके से यह दोनों प्लस माइनस हैं कट जाएंगे। ये 19x इक्वल टू 323, x इक्वल टू 323 बाई 19 इज इक्वल टू 17, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 17। x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है
3x यानी 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6। तो इसके बाद ये आया माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 17 3 जा 51। तो माइनस y इक्वल टू माइनस 45/5 इक्वल टू माइनस 9। तो माइनस y और माइनस 9, y इक्वल टू 9। तो इस तरीके से जो लेंथ आएगी वो 17 यूनिट्स, चूँकि x की वैल्यू है, और y की वैल्यू जो 9 है वो इसकी ब्रेथ हो जाएगी यानी चौड़ाई। हैंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर 17 यूनिट्स एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 9 यूनिट्स। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं डिजिट्स चेंज करके। इसी के साथ ही आपकी यह एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू।